Hello everyone, hope you are all safe. Myself Praveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today's subject is computer architecture and organization, and the topic is types of parallelism and cache coherency from unit number 3 BTech CSC 4th SEM. So कल हमने जो डिस्कस किया था पैरेललिज्म के रिगार्डिंग, आज उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कैसे कोहेरेंसी क्या है, हमारे सामने क्या एक प्रॉब्लम है, कैसे क्या हम उसको उससे डील करेंगे। फिर पैरेललिज्म बेसिकली हमने क्या बात की थी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम एक साथ एग्जीक्यूट करें, उस चीज को हम बोलते थे वहाँ पे पैरेललिज्म। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म है। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म एंड द सेकंड वन इज प्रोसेसर लेवल पैरेललिज्म। सो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या है, स्केलर, सुपर स्केलर और पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड वन हमारे पास क्या है, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर क्या है बेसिकली, जहाँ पे हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है हमारे पास। तो जो जो भी स्केलर क्वांटिटीज में हम लोग जब वर्क करते हैं तो वो वर्क हमारे पास किसके अंदर होता था, स्केलर सिस्टम के अंदर। और उसी का एक फर्दर फर्दर एक और जो इम्प्लीमेंट हुआ या कुछ अपडेट हुआ वो है हमारा सुपर स्केलर सीपीयू। तो सुपर स्केलर सीपीयू आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, एक इम्प्लीमेंट्स अ फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म कॉल्ड इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म विद इन अ सिंगल प्रोसेसर। दैट मींस कि एक प्रोसेसर के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं हमारा सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वही जो हमने अभी तक इस पूरी यूनिट में पढ़ा है, सीपीयू का थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा और अदर देन allows faster CPU throughput than would otherwise be possible at a given clock rate. Super scalar processor executes more than one instruction। जो ये जो हमने अभी तक पढ़ा है कि पैरेललिज्म के अंदर क्या है कि मोर देन वन इंस्ट्रक्शन को हम एक पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल के अंदर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कोई कोई ना कोई हमारे पास अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स होंगी। तो उस फंक्शनल यूनिट्स के बिहाफ पे हम जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। ईच फंक्शनल यूनिट इज नॉट अ सेपरेट सीपीयू कोर बट एन एग्जीक्यूशन रिसोर्स विद इन अ सिंगल सीपीयू। मींस एक सीपीयू के अंदर हमारे पास अलग अलग फंक्शनल यूनिट होंगे, जैसे आपका एएलयू है, मल्टीप्लायर है, शिफ्ट रजिस्टर है, देन मेमोरी है। तो इस टाइप के आपके पास अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स होंगी और उन फंक्शनल यूनिट को सुपर स्कैनर के थ्रू सुपर स्कैनर जो हमारे पास आर्किटेक्चर है उसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। सुपर स्केलर सिस्टम भी हमारे पास एक तरीका का क्या है, पाइपलाइन सिस्टम है। सो पाइपलाइनिंग एंड सुपर स्केलर आर्किटेक्चर आर कंसिडर्ड डिफरेंट परफॉर्मेंस एनहेंस टेक्निक्स। सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड वन क्या है, पैरेललिज्म। सो प्रोसेसर पैरेललिज्म हमारे पास क्या है, बेसिकली हमने इसके बारे में कल डिस्कस भी किया था कि SIMD, MISD और MIMD के बारे में। वही कुछ हमारे पास प्रोसेसर लेवल पैरेललिज्म है। जैसे यहाँ पे हमने क्या है कि मल्टी प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ टू और मोर सीपीयूज विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं हमारे। सो हम उसके थ्रू क्या करते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उनको मल्टीपल प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे क्या है उसके बाद कि एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू सपोर्ट मोर देन वन प्रोसेसर एंड द एबिलिटी टू एलोकेट टास्क बिटवीन देम। वही जो हमने बात की कि हमारा सिस्टम को एक हमारी यहाँ पे जो हमारे सिस्टम की वो एबिलिटी क्या हो जाती है कि वो सपोर्ट करता है एक से ज्यादा प्रोसेसर के साथ। और उसकी वजह से वो कहता है जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर एग्जीक्यूट करके और फिर हम उनको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कराते हैं। देन हमारे पास है मल्टी प्रोसेसिंग। Multiprocessing sometimes refers to the execution of multiple concurrent processes in a system as opposed to a single process at one instant. Means हमारे पास number of processes को हम एक साथ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एक साथ हमारे पास वो वर्किंग में आ सकती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है द टर्म मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग है जो हमारे पास वो क्या है, वो एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आर मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब दिस कंसेप्ट। सो मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास क्या है कि डिस्क्राइब द, जहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग में बेसिकली आपके पास क्या होगा कि हम बात कर सकते हैं कि हार्डवेयर की, कि आपके पास क्या होंगे, प्रोसेसर जो होंगे वो ज्यादा होंगे। और मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके किस पे वर्क करती हो, आपके सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट्स पे।
A system can be both multi-processing and multi-programming, one of the two or neither of the two. तो मीन्स यहाँ पे क्या है, आपके पास आपका प्रोसेसर या आपका सिस्टम दोनों चीजें उसके पास हो सकती है, मल्टी प्रोसेसिंग भी हो सकती है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो सकती है. अब प्रोसेसिंग इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम ऑल सीपीयूज में भी इक्वल और सम में भी रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पसेस. मींस एक मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होंगे. सो वहाँ पे कुछ सिस्टम्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके कुछ एक पर्टिकुलर काम पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिजर्व करके रखेंगे, और कुछ एक आपके क्या होंगे कि जो आपके नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है या नॉर्मल जो प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट कराएंगे. अब यहाँ पे नेक्स्ट में हमने वही बताया जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक होता है हमारे पास क्या, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम. सो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक ही प्रोसेसर होगा, एक ही इंस्ट्रक्शन होगी और एक इंस्ट्रक्शन एक डाटा पे वर्क करेगी. सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा मींस एक इंस्ट्रक्शन होगी और अगर उस इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल डाटा अगर उसको चाहिए होगा उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, तो वो अलग अलग जगह से डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपकी वेक्टर प्रोसेसिंग, जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम यूज करते हैं इस प्रोसेस को किसके अंदर, वेक्टर प्रोसेसिंग के अंदर. उसके बाद है MISD मीन्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डाटा. मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी और एक एक पर्टिकुलर सिंगल डाटा पे वो वर्क कर रही होंगी. तो ये हमारे पास क्या है कि जो हमने पाइपलाइन प्रोसेसर्स की बात की थी कि हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने वहाँ पे फैच कराई है, एग्जीक्यूट कराई है, डिकोड कराई है, और डाटा हमने सिंगल डाटा पे ही वर्क किया है. उसके बाद आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डाटा, जहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी आपकी ज्यादा होंगी और डाटा भी आपका मल्टीपल होगा. उसके बाद हमने जो पैरेललिज्म की कल डेफिनेशन दी थी उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इस वाली स्लाइड में हमने लिखा है कि पैरेलल कंप्यूटर में एक साथ हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को हम इजीली एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जिससे कि सिस्टम की स्पीड इंक्रीज हो जाए एंड ऑल. ये फिर यहाँ पे हमने वही चीजें को दोबारा मेंशन की हुई है कि पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटेशन इन व्हिच मेनी कैलकुलेशन और द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट concurrently. Large problem can be often divided into स्मॉलर वंस. तो ये वही पैरेललिज्म की बात है कि हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस को हम, नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं, या एक कोई लार्ज प्रॉब्लम हमारे पास उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उस चीज को हम एग्जीक्यूट करा कर और लास्ट में उस पर्टिकुलर कंप्लीट प्रोग्राम को मर्ज कर सकते हैं. देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग: बिट लेवल, इंस्ट्रक्शन लेवल, डाटा लेवल एंड टास्क पैरेललिज्म. सो बेसिकली यहाँ पे इसके बाद हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, बिट लेवल के बारे में. सो बिट लेवल पैरेललिज्म आपका क्या है, यहाँ पे इज अ फॉर्म ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग प्रोसेसर वर्ड साइज. हमने दो चीजें पढ़ी थी, वर्ड साइज और बाइट साइज. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तो हम सिंपल एक एग्जांपल के से समझते हैं. सपोज करो कि आपके पास एक केस ऐसा है कि जहाँ पे आपके पास 8 बिट प्रोसेसर है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 16 बिट इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पे, तो 16 बिट इंटीजर है. सो क्या ये पॉसिबल है कि हम 8 बिट सिस्टम पे, 8 बिट प्रोसेसर पे हम दो 16 बिट इंटीजर्स को हम ऐड कर पाए? सो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास पॉसिबल है लेकिन टाइम आपका ज्यादा लगेगा. तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोसेसर क्या करेगा, पहले वो फर्स्ट जो लोअर एट एट लोअर ऑर्डर बिट्स हैं उनको ऐड करेगा, देन वो सेकंड जो हायर ऑर्डर बिट्स हैं उनको ऐड करेगा. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने वही मेंशन कर रखा है कि एक 8 बिट प्रोसेसर है, वो ऐड करेगा यहाँ पे 16 बिट इंटीजर्स को. तो वो कैसे करेगा, फर्स्ट वो डिवाइड कर देगा हमारी इंस्ट्रक्शन को 8 बिट लोअर ऑर्डर, 8 बिट हायर ऑर्डर में. सो पहले लोअर ऑर्डर बिट्स को वो ऐड करेगा, देन वो हायर ऑर्डर बिट्स को ऐड करेगा, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे कि टू इंस्ट्रक्शन हमारे पास रिक्वायर्ड हो जाएगी टू कंप्लीट अ सिंगल ऑपरेशन. मतलब एक ऑपरेशन को करने के लिए हमें यहाँ पे कितनी इंस्ट्रक्शंस लगेंगी, दो इंस्ट्रक्शन. और वहीं पे जब हमारे पास प्रोसेसर हमारे पास 16 बिट का होगा, तो वहाँ पे कंप्लीट ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए कितने इंस्ट्रक्शन लगेंगे, सिंगल इंस्ट्रक्शन में हमारा काम हो जाएगा. तो यहीं पे इसके बारे में फिर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एक टेक्निक आई थी हमारे पास, जो कि 1970s में आई थी. उसके बाद से हमारे पास बिट लेवल के अंदर जो हम जो भी वर्किंग करते हैं उसके परफॉर्मेंस और ज़्यादा अपडेट हो गई थी. तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर वर रिप्लेस्ड बाई 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर. मीन्स VLSI जब चिप हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया तो उसे क्या हुआ कि प्रोसेसर का जो साइज है वो स्मॉल होता चला गया, और हम उसमें अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको बढ़ाते हुए चले गए. कि जैसे 4 बिट का था पहले, हम 4 बिट यूज कर पाते थे. फिर जैसे LSI, VLSI जैसी जब ये नई नई चीजें यहाँ पे हम लोग यूज करने लगे हमारी चिप्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रोसेसर था उसका हमने
बिट्स में अपडेशन स्टार्ट हो गया माइक्रो प्रोसेसर का, जैसे 4 बिट की रिप्लेस्ड हो गया 8 बिट से, 16 बिट से, 32 बिट से। सो अब हम इजीली उस चीज़ को कर पाते हैं, जो कि हम 8 बिट में या 4 बिट में एक 16 बिट नंबर को ऐड करना, एक बहुत बड़े नंबर को ऐड करना हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तब वो काम हमारे लिए ईजी हो गया है। दिस ट्रेंड जनरली कम टू एन एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 32 बिट प्रोसेसर विच हैव बीन अ स्टैंडर्ड इन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। सो मीन्स यहाँ पे क्या है कि हमने 32 बिट प्रोसेसर्स को यूज किया, और लास्ट अब पिछले कुछ टाइम से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 64 बिट प्रोसेसर्स को भी अब हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे बिट लेवल पैरेललिज्म का एक एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि ई की वैल्यू ई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है, एफ इज इक्वल्स टू सी प्लस डी है, एम इज इक्वल्स टू ई इंटू एफ है। तो यहाँ पे क्या हो रखा है आपका कि हमारे 3 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो 3 ऑपरेशन जब यहाँ पे परफॉर्म हो रखे हैं, तो फर्स्ट ऑपरेशन आपका क्या है कि ए और बी को ऐड करेंगे तो आउटपुट आपका कहाँ पे स्टोर होगा, ई के अंदर। फिर सी और डी को ऐड करेंगे तो आउटपुट कहाँ पे स्टोर होगा, एफ के अंदर। और जब पहली 2 इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद ही मेरे पास जो थर्ड ऑपरेशन है वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो वैल्यू ई के अंदर आएगी वो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आएगी, और एफ के अंदर जो वैल्यू आएगी वो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एफ के अंदर वैल्यू आएगी। और फिर उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन मेरे पास कहाँ पे स्टोर होगी, एम के अंदर। सो एक ये भी आपको बिट लेवल पैरेललिज्म का एग्जांपल है। सो बेसिकली हमारे पास गोल क्या है, ए गोल ऑफ कंपाइलर एंड प्रोसेसर्स डिजाइनर इज टू आइडेंटिफाई एंड टेक एडवांटेज ऑफ एज मच एज आईएलपी एज पॉसिबल, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म एज पॉसिबल। Ordinary programs are written typically under a sequential execution model where instructions execute one after the other. तो हमारे पास क्या है कि हम जब आप कंपाइलर वगैरह पे वर्क करते हो या कोई भी आपने सी का प्रोग्राम लिखा है, तो वहाँ पे आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हो, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को वहाँ पे पास करते हो, और हो सकता है कि एक स्टेटमेंट के अंदर जो आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो आपको किसी दूसरी स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करना है। तो वहाँ पे आपको इस टाइप की चीजें चाहिए कि जहाँ पे आईएलपी है आपका, या आपका ये इंस्ट्रक्शन लेवल प्रोसेसर है, इस टाइप की जो हमें चीजें यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लिखा आई एल पी अलाउज द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर टू ओवरलैप द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। मींस हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी हम उसको इजीली एग्जीक्यूट करा पाएंगे अपने प्रोसेसर के थ्रू। तो ये एक ILP हमारे पास इंस्ट्रक्शन लेवल प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शन लेवल प्रोसेसर इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। मींस क्या है, कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ILP के अंदर 2 प्रोसेसेस है। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर एंड द सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर लेवल जो हमारे पास है वो वर्क किस पे करता है, डायनेमिक पैरेललिज्म पे। वहीं पे जो आपका सॉफ्टवेयर वर्क है वो किस पे वर्क करता है, स्टैटिक पैरेललिज्म पे। सो डायनामिक पैरेललिज्म मींस द प्रोसेसर डिसाइड्स एट द, जो हमने अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि डायनामिक में क्या होगा, रन टाइम पे जो हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास एग्जीक्यूट होती हैं पैरेलली वो आपका डायनामिक होगा, और जो आपका कंपाइल टाइम पे जो इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट होंगी पैरेलल वे में वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, स्टैटिक पैरेललिज्म में। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 3 इज कैसे कोहेरेंसी। सो यहाँ पे बेसिकली कैसे कोहेरेंसी है क्या, हमने मल्टी प्रोसेसर पढ़ा, हमने पैरेलल कंप्यूटिंग पढ़ी, पैरेलल प्रोसेसर पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े हैं आईएलपी और प्रोसेसर लेवल पैरेललिज्म। सो बेसिकली इन सब के अंदर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो रही है, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, जिससे वो इंस्ट्रक्शंस हम लोग क्यों एग्जीक्यूट कराते हैं, सो डैट कि हमारी जो सीपीआई है वो इक्वल टू 1 रहे। डैट मीन्स कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाए, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस एंड थ्रूपुट इंक्रीज हो जाए। और हमें चाहिए भी ये, एट लास्ट हमें चाहिए कि मेरा प्रोसेसर मेरे को आउटपुट एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कराए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे कोई ना कोई आउटपुट वहाँ पे मिले। सो यहाँ पे हमारे पास फिर कुछ एक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, जैसे हमने पाइपलाइनिंग में देखा था कुछ हजार्ड्स वगैरह क्रिएट हुए थे आपके, डाटा हजार्ड्स था, स्ट्रक्चरल हजार्ड्स था, और कंट्रोल हजार्ड्स थे। तो ऐसे ये कैसे कोहेरेंसी भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने, वो कैसे क्या वर्क करती है और कैसे हम उस कैसे कोहेरेंसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने मेंशन किया इन शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर विद सेपरेट कैशे मेमोरी फॉर ईच प्रोसेसर। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मल्टी शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पे एक हर एक सिस्टम का या हर एक प्रोसेसर का एक अलग से कैसे होगी, हमारे पास कैश मेमोरी होगी।
सो वहाँ पे वन कॉपी इन द, अब यहाँ पे होगा क्या कि प्रोसेसर जब आपकी कोई ना कोई प्रोसेसर के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस या कोई ना कोई जॉब एग्जीक्यूट हो रही होगी, और जब कोई ना कोई जॉब एग्जीक्यूट हो रही होगी तो वहाँ से कोई ना कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म हुआ होगा, और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा तो वो जो वैल्यू लास्ट में जाके जिस वेरिएबल में स्टोर हुई होगी वो वैल्यू आपकी कैश मेमोरी के अंदर भी स्टोर हुई होगी। जैसे ही आपकी दूसरी प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो रही होगी, दूसरी जॉब भी एग्जीक्यूट हो रही होगी, उसका भी कोई ना कोई आउटपुट उसके पर्टिकुलर कैशे में स्टोर होगा। फिर थर्ड वन भी ऐसी हो रही होगी, तो ऐसे नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपकी एग्जीक्यूट हो रही होंगी, और वहां से कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होकर वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा होगा, और वो सारे के सारे कैश मेमोरी कहीं ना कहीं एक शेयर्ड मेमोरी पे भी होगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि हो सकता है कि एक डाटा हमारे पास दोनों जगह सेम हो जाए, या हो सकता है कि मेमोरी के अंदर हमारे पास डाटा जो है वो उससे पहले कोई दूसरी प्रोसेसर उस डाटा को एक्सेस करना स्टार्ट कर दे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास कैसे कोहेरेंसी के अंदर आती है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वन कॉपी इन द मेन मेमोरी एंड वन इज इन द cache memory. When one copy of the operand is changed, the other copy of the operand must be changed also. Cache coherence is the discipline that ensures that changes in the values of a shared operands are propagated. यहाँ पे बेसिकली हमारे पास थ्री डिस्टिंक्ट लेवल्स हैं कैसे कोहेरेंस के। फर्स्ट वन इज एवरी राइट ऑपरेशन अपियर्स टू बी अकर इंस्टेंटेनियसली, मींस जो भी हमारे पास राइट ऑपरेशन होगा वो एक साथ हो जाना चाहिए उसी टाइम पे। all processes see exactly the same sequence of changes or values for each separate operand, means हर एक प्रोसेस जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो हर एक जो भी जिस भी जॉब के थ्रू जिस भी प्रोसेस के थ्रू जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो हर एक के अंदर उस टाइम पे अपडेट हो जाए। और थर्ड स्टेप हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस में सी एन ऑपरेंड एज्यूम डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। दैट मीन्स कि अलग अलग प्रोसेसेस होंगी आपकी, और वो अलग ऑपरेंड्स को चेक करेंगे और उस टाइम पे उसकी अलग अलग वैल्यूज वहाँ पे उसको शो होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट अब कैसे कोहेरेंस प्रॉब्लम है क्या, वो हमने पढ़ा कि कैसे कोहेरेंस क्या, कैसे कोहेरेंस बेसिकली क्या था कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं, उनकी अपनी एक एक कैशे मेमोरी है, और वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कहीं ना कहीं एट लास्ट एक शेयर्ड मेमोरी से लिंक अप है। अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम आई थी, एक तो वहाँ पे अभी वहाँ पे और क्या था कि कोई ना कोई डाटा हमारे पास हो सकता है कि यहाँ पे जो कैसे वन के पास है वही सेम डाटा आपके पास शेयर्ड मेमोरी में भी रहे, डाटा आपका दोनों जगह सेम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या जनरेट हो सकती है इसके अंदर कि द कैशे एंड द मेन मेमोरी में हैव इनकंसिस्टेंट कॉपीज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ये हमने वहाँ पे देखा था, क्योंकि दोनों में जगह हो सकता है कि इनकंसिस्टेंट कॉपीज हो जाए कि एक ही डाटा स्टोर दोनों जगह। दूसरा, मल्टीपल प्रोसेसर्स ऑपरेट इन पैरेलल एंड इंडिपेंडेंटली मल्टीपल कैशे में पोजेस डिफरेंट कॉपीज ऑफ द सेम मेमोरी ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ कैसे है जनरेट, पहले हम इस वाली स्लाइड्स पे चलते हैं। ये आपका एक स्लाइड है ये आपकी एक मेन मेमोरी है जो कि x इज इक्वल्स टू हमने वेरिएबल को स्टोर किया हुआ है 10। एक ही हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक ही प्रोग्राम है, लार्ज प्रोग्राम हमारे पास, हमने उसको डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, तो वो अलग अलग सिस्टम पे वर्क हो रहा है लेकिन हमने मेमोरी को शेयर किया हुआ है। या मैं बात करूँ कि मैंने अलग अलग प्रोसेसर पे वो आपके जो प्रोग्राम है स्मॉलर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे उस जो लार्ज प्रोग्राम है उसको मैं मान के चलता हूँ कि हमने 4 जॉब में डिवाइड कर रखा है, जॉब J1, जॉब J2, जॉब J3, जॉब J4। 4 प्रोसेसर हमारे पास यहाँ पे है। J1 आपकी प्रोसेसर P1 के थ्रू एग्जीक्यूट होगी, J2 P2 के थ्रू, J3 आपकी P3 के थ्रू, J4 आपकी P4 के थ्रू। अब हर एक प्रोसेसर की अपनी अपनी कैश मेमोरी भी है। अब सपोज हमारे पास स्टार्टिंग में यहाँ पे x की वैल्यू 10 है मेरे पास मेमोरी के अंदर, मुझे उस पर वर्क करना है और मेरे सारे प्रोग्राम को ही उस पर वर्क करना है। अब जब फर्स्ट प्रोसेस जॉब J1 पे वर्क हुआ तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डिक्रीमेंट स्टार्ट कर दिया। मेरे पास सपोज करो कि जो जॉब जब J1 एग्जीक्यूट हो रही है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलती है डिक्रीमेंट की। जब डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलेगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 9। लेकिन इस बीच मेरे पास जॉब J2 बोल देता है कि मुझे x को एक्सेस करना है, वैल्यू ऑफ x को एक्सेस करना है। तो जब वो x वैल्यू ऑफ x को एक्सेस करेगा तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हुई है अभी, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू अपडेट होनी थी कैसे C1 से लेके मेमोरी के बीच में, उससे पहले ही हमारे पास J2 वहाँ पे कॉल कर देता है मेमोरी को कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक्सेस वो x का ले लेता है अपने पास। तो वैल्यू यहाँ पे अब क्या मिलनी चाहिए थी, इस ऑपरेशन के बाद यहाँ पे 9 स्टोर होना चाहिए था, जबकि 9 ना होके वो प्रोसेसर क्या करेगा 10 को ही यहाँ पे कैसे मेमोरी के अंदर आएगी और कैसे 10 पे ही प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 11। अब इससे क्या हुआ है, ऐसे ही कोई ना कोई एक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा तो यहाँ भी कोई डिफरेंट वैल्यू आएगी, यहाँ भी परफॉर्म हो रहा होगा तो यहाँ भी डिफरेंट वैल्यू आएगी। अब आप देखो कि मेन मेमोरी में कोई और वैल्यू है, कैसे के पास कोई और वैल्यू है, यहाँ पे कैसे C2 के पास कोई और है, C3 के पास कोई और है, C4 के पास
कोई और वैल्यू है। तो ये आपका क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट डाटा। और यही हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि इन एक इनकंसिस्टेंट डाटा हमारे पास हो सकता है एक सेम ऑब्जेक्ट का, कि मेन मेमोरी के पास कोई और डाटा मिले, C1 के पास कैसे C1 के पास और कोई डाटा मिले। और वही हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि सपोज मेन मेमोरी हैज वैल्यू ऑफ x whereas cache memory C1 updated to 9 by performing decrement operation by job J1 and after that by job J2 increment operation is performed, then value of x in cache C2 is 10। ठीक है, कैसे C2 इज एक मिनट, कैसे C2 इज 11। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी कि कैसे इंक्रीमेंट होने के बाद 11 हो जाएगी, और इंक्रीमेंट होने से पहले वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पे 10 को ही एक्सेस करेगा। तो ये आपकी हुई है कैसे कोहेरेंस प्रॉब्लम, क्योंकि अब देख रहे हो कि मेन मेमोरी में कुछ और वैल्यू है, कैसे मेमोरी के अंदर कोई और वैल्यू है, और अब आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ही आउटपुट आएगा ओवरऑल प्रोग्राम का। अदरवाइज होना क्या चाहिए था कि ये 9 यहाँ पे हुआ, इसके बाद ये 9 यहाँ पे स्टोर होना चाहिए था, देन ये 9 इसको अलर्ट होना चाहिए था, और फिर वैल्यू 10 होनी चाहिए थी, और फिर यहाँ पे दोबारा ये 10 जाता, उसके बाद ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता, फिर ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ कैसे कोरेंस का क्या है, हम यहाँ पे मैंने दो टर्म्स डिस्क्राइब की हुई है, राइट अपडेट और राइट इनवैलिडेट। राइट अपडेट के अंदर क्या होगा, अपडेट द वैल्यू ऑफ शेयर्ड आइटम टू ऑल कैश एट अ टाइम, ठीक है। और राइट इनवैलिडेट डोंट अपडेट द वैल्यू ऑफ शेयर्ड आइटम टू ऑल कैश। तो पहले पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं, लास्ट वाली स्लाइड पे हमने यहाँ पे क्या बोला है, राइट अपडेट में मीन्स कि अगर जॉब J1 पे कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है, तो जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो सारी की वो वैल्यू हमारे पास अपडेट हो जाए इन सभी केसेस में। मीन्स ये जो 9 है ना, ये 9 यहाँ पे C1 के पास भी अपडेट, C2 के पास भी हो जाए अपडेट, C3 के पास भी हो जाए अपडेट, C4 के पास भी हो जाए। और इनवैलिडेट के पास में क्या है कि वो एक मैसेज पास करे कि आप इस वैल्यू को एक्सेस ना करें, आप कहाँ से वैल्यू एक्सेस करें, ये वाली वैल्यू एक्सेस करें। तो ये अपडेट और इनवैलिडेट में दोनों में डिफरेंस है। अब जो 4 स्टेप है वो क्या है, राइट अपडेट, राइट थ्रू, राइट अपडेट, राइट बैक, राइट इनवैलिडेट, राइट थ्रू, राइट इनवैलिडेट, राइट बैक। अब यहाँ पे फर्स्ट की बात करते हैं, राइट अपडेट, राइट थ्रू। हमने राइट अपडेट के बारे में बात की कि वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 11 हुई। राइट अपडेट क्या करेगा, सारे कैशेज को अपडेट कर देगा, मीन्स 11 यहाँ भी आएगी, 11 यहाँ भी आएगी, 11 यहाँ भी आएगी, 11 यहाँ भी आएगी। तो यहाँ पे राइट थ्रू क्या है, यहाँ पे राइट थ्रू मेरा क्या होगा कि जब मेरे पास वैल्यूज तो इसको अलाउट हो चुकी हैं सभी को, तो जो 11 वैल्यू मेरे पास जनरेट होके आई है वो बाय यूजिंग राइट थ्रू, राइट अपडेट राइट थ्रू, मेन मेमोरी के अंदर भी जो आपकी वैल्यू है वो हो जाए अपडेटेड टू 11। ठीक है, ये आपका है राइट अपडेट राइट थ्रू। अब बात करते हैं राइट अपडेट राइट बैक क्या है। तो राइट अपडेट राइट बैक में क्या होगा कि सपोज करो कि वहाँ पे हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन थी, हमने प्लस प्लस किया और वैल्यू अपडेट हो गई है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास यहाँ पे इस टाइप की आई है कि जिसमें लूप लगा हुआ है, कोई वैल्यू बार बार अपडेट हो रही है, कोई लूप वर्किंग में है आपका। तो 11 वैल्यू स्टार्टिंग में अपडेट हुई, फिर 12 हुई, 13 हुई, 14 हुई, 15 हुई। राइट बैक में क्या होगा, ये वैल्यूज बार बार अपडेट नहीं होंगी वहाँ पे 12, 13, 14, 15। ये क्या होगा आपका राइट बैक क्या करेगा, अपडेट। तो यहाँ पे जो राइट अपडेट का क्या वर्क है कि जैसे यहाँ पे 11 हुई, यहाँ भी 11 हो जाएगी, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, 12 हुई तो 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14। लेकिन राइट बैक कौन सी वैल्यू होगी आपकी, राइट बैक आपकी जस्ट वो वैल्यू होगी जो कि लास्ट टाइम पे यहाँ पे आपको मिलेगी 15। दैट इज ये जो 15 आपका जनरेट हुआ है, ये वैल्यू आपका मेन मेमोरी के अंदर चला जाएगा, और उससे पहले जितना भी एग्जीक्यूशन है वो चलता रहेगा। अब जो हमने बात की थी राइट इनवैलिडेट की, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे राइट इनवैलिडेट की बात कर रहे हैं, अपडेट में तो हमने वैल्यू 11 11 अलॉट कर दी सभी को, लेकिन राइट इनवैलिडेट क्या करेगा, वैल्यू 11 है वो यहाँ से मैसेज पास करेगा, जैसे अपडेट ने अपडेट की, लेकिन राइट 11 यहाँ से मैसेज इन अगर होगा कि आप जो कैश C1 की मेमोरी है, C1 के अंदर जो डाटा है आप उसको एक्सेस ना करके आप डाटा कौन सा एक्सेस करेंगे, मेन मेमोरी वाला ही। तो ये है आपका राइट इनवैलिडेट राइट थ्रू। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 11 है वो वैल्यू यहाँ पे पहुंचेगी, और उस वैल्यू को हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे। दूसरा है आपके पास राइट इनवैलिडेट राइट बैक। इनवैलिडेट का वही काम है कि यहाँ से मैसेज पास होना होगा कि आप इस वैल्यू को एग्जीक्यूट ना कराएं, और यहाँ पे जब वो 11 है तो वो यहाँ से 10 वैल्यू लेगा। फिर जैसे यहाँ पे अगर हम इस वाले प्रोग्राम की बात करते हैं राइट इनवैलिडेट राइट बैक में,
10 की वैल्यू है, 10 यहाँ पे आया, इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि आप 10 वैल्यू यहीं से लो, मेरा जो इंक्रीमेंट हुआ 11 आप उस पर वर्क ना करो। तो वो इस पे 10 वैल्यू को लेगा और 10 पे ही वर्क करेगा। जैसे इसने यहाँ पे अपना अपडेट किया 11 12 13 14 15, ऐसे ही वो यहाँ पे 11 12 13 14, ऐसे मेरे पास P3, ऐसे मेरे पास P4 एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो सबका मुझे सेम ही मिलेगा 15। सो ये आपका है कैसे कोहेरेंस के सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। Important topic from unit number 3 is pipelining and non-pipelining, then parallelism and कैसे coherence। ये important topic है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इन तीनों टॉपिक से नियर अबाउट 15 मार्क्स का जी स्कीम सिलेबस के अकॉर्डिंग एनडीओ फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा तो नियर अबाउट 15 मार्क्स का एक आप क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से। और अगर एक क्वेश्चन भी नहीं आता, दो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होके आएंगे तो हो सकता है 10 5 और 7.5 और 7.5 के आपके यहाँ पे क्वेश्चन मिले। और इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ स्मॉल क्वेश्चंस भी किए, तो स्मॉल क्वेश्चंस पे आपको हो सकता है कि हजार्ड्स के बारे में पूछ ले, सीपीआई के बारे में पूछ ले, थ्रूपुट लेटेंसी कैसे निकाली थी आपने, सीपीआई जो हमने निकाला था नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाय द टाइम जो भी आपको वहाँ पे लगा था। और देन आपका ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कैसे कोहेरेंस, तो इसके बारे में भी एक स्मॉल क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। तो बेसिकली मेन टॉपिक आपका पाइपलाइनिंग, पैरेललिज्म एंड द लास्ट वन इज कैसे कोहेरेंस। सो कोशिश करें कि ये वाला जो कंप्लीट यूनिट है यूनिट 3 आपकी, इसको कंप्लीट करें। बिकॉज जी स्कीम के अंदर ये आपका नियरली नियरली 10 to 15 मार्क्स के अराउंड आपका यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट इजीली होंगे यहाँ से। और टॉपिक भी यही होगा कि पाइपलाइनिंग आपका कैसे वर्क करता है, देन आपका पैरेललिज्म जो बात की हमने, टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म की, और कैसे कोहेरेंस।